14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और भारत की जो तमाम प्रादेशिक भाषाएं हैं उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में कानूनी मान्यता प्रदान की गई, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझा जाता है, बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसमें पहला कारण यह है कि मध्य युग में, जो कि हमारे देश का नवजागरण काल कहलाता है, इस समय संतों की वाणी के माध्यम से भले ही हिंदी अपने लघु रूप में बोलियों के माध्यम से प्रकट हुई हो, लेकिन इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। दूसरा इसका एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जिस समय आज़ादी का आंदोलन हमारे देश में अपने चरम पर था, उस समय उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारत को एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए, एकीकृत करने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, हिंदी का स्वभाव दरअसल एक बहती हुई नदी की तरह है। जिस तरह से नदी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है तो वहां की जो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू होती है उसको अपने आंचल में समेट लेती है। नदी जब एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाती है, वहां जिस तरह से अपना वो रास्ता बनाती है, तो वह रास्ता दरअसल वहां के लोगों से एक गहरा वास्ता बनाना होता है। हिंदी भाषा भी इसी तरह से है। आप देखेंगे कि हिंदी अपने बहुरंगी स्वरूप में अलग अलग क्षेत्रों में सुनने को, देखने को मिलती है, प्रकट होती है। आपको मुंबई में एक अलग तरह की हिंदी दिखाई पड़ेगी, कोलकाता में अलग तरह की हिंदी दिखाई पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट में एक अनूठे रूप में हमारी हिंदी प्रकट होती है, दक्षिण भारत में एक बिल्कुल भिन्न रूप में प्रकट होती है। तो ये जो हिंदी की जो बहुरंगी भाषिक परंपरा है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यही इसकी शक्ति है। दरअसल हिंदी में मनुष्य का गम, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, उसके आंसू, उसकी मुस्कान, उसके अरमान, उसकी वेदना, उसकी संवेदना, उसका क्रोध, उसका विरोध, उसका सौंदर्य बोध जितनी खूबसूरती के साथ में, जितनी सूक्ष्मता और जितनी स्पष्टता के साथ में प्रकट होता है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, हिंदी भाषा के शुद्धता का आग्रह करना दरअसल इसके नुकसान को जन्म देना है। मैं आपके सामने में एक छोटा सा वाक्य रखता हूं कि एक व्यक्ति होटल में चाय पीकर रिक्शे में बैठकर वापस आया, अपने कमरे में घुसा, उसने अपनी कमीज उतारकर कुर्सी पर टांग दी, आकाश की तरफ देखा और टेलीविजन चला दिया। दोस्तों, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि इस वाक्य में कितनी भाषाओं के शब्द हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि होटल जो है वो दरअसल फ्रेंच भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, कमरा इटावली भाषा का शब्द है, इटालियन शब्द है, कुर्सी पुर्तगीज शब्द है, उसी तरह से कमीज जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, आकाश संस्कृत का शब्द है और टेलीविजन अंग्रेजी का शब्द है। तो इन शब्दों के बिना हिंदी की कल्पना ठीक वैसी ही होगी जैसे हम मुहावरों में कहते हैं कि नृत्य बिन बिजली और जल बिन मछली। तो दोस्तों, हिंदी अपने सहज रूप में विकसित होगी तभी वो लोकप्रिय होगी, तभी उसका निरंतर प्रचार प्रसार होगा। आपने देखा होगा कि जो हिंदी भाषा के गीत हैं वो न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के कोने कोने में इन्हें गुनगुनाया जाता है, बड़े चाव से और बड़े लगाव से सुना जाता है इन्हें। आज मार्केट की जो विज्ञापन की पूरी जो रणनीति वो हिंदी पर आधारित है। 80% से ज़्यादा जो विज्ञापन है वो हिंदी भाषा में बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेबिलिटी है, इसमें संप्रेषण की क्षमता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा दूसरी भाषाओं के साथ में फले फूले समृद्ध रहे, तो ही हमारे देश की जो एक सांस्कृतिक एकता है वो चरितार्थ हो सकती है, उसे हम मूर्त रूप में, साकार रूप में देख सकते हैं और तभी हमारा देश मजबूत बन सकता है।